हम अपना आगे का टॉपिक देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें बताया गया एल्गोरिथम का मतलब होता है चरण, यानी कि स्टेप्स। तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं पहले हम उसको जान लेते हैं। अभी एल्गोरिथम के बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूरा का पूरा लेकर एक बार समझाते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए हम बताए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग दो धनात्मक संख्याओं का मौसर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मान लेते हैं दो धनात्मक संख्याएं दी हुई हैं, धनात्मक पूर्णांक दिए हुए हैं ए और बी। अब ये पहला धनात्मक पूर्णांक और ये दूसरा धनात्मक पूर्णांक है। अब इसमें ये देखते हैं कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो मान लेते हैं कि ए हमारा बड़ा है और बी छोटा है। तो अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम कैसे करेंगे? छोटे वाले का भाग बड़े वाले में देंगे। तो यानी कि b का भाग दे दो a में। तो जैसे ही हम b का a में भाग देंगे तो कोई भागफल q आएगा और कोई शेषफल r आएगा। मान लेते हैं हमारा शेषफल इसमें शून्य नहीं आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा q1 और ये हो जाएगा r1। अब हम दोबारा भाग देंगे, ठीक है। तो दोबारा इसको भाजक मान लेंगे और जिसका हम भाग पहले दिए थे, ठीक है, जो भाजक पहले था उसको हम बीच में लिखकर उसमें भाग देंगे। तो फिर हम r1 का भाग अगर b में देंगे तो कोई भागफल q2 आएगा और कोई शेषफल r2 आएगा। मान लेते हैं यहाँ पर भी हमारा शेषफल शून्य नहीं हुआ, तो क्या होगा, r2 को भाजक मार के इस वाले में भाग देंगे r1 में। तो फिर हमारा भागफल मान लेते हैं q3 आया और शेषफल जा करके हमारा r3 बचा। मान लेते हैं यहाँ पर भी अगर हमारा शून्य नहीं आया, ठीक है, तो इसको भाजक मान के r2 में भाग देंगे और यहाँ पर कोई भागफल q4 आएगा और शेषफल r4 आएगा। मान लेते हैं r4 का मान 0 आ गया। तो यहाँ पर हमारा जहां पर भी शेषफल शून्य आ जाएगा वहां पर हमारी क्रिया समाप्त हो जाएगी। और ये जो जिस पर शेषफल शून्य आता है उसका भाजक जो होता है वही हमारा शुरू में दी हुई संख्याओं का क्या होता है, मौसर। यानी कि अगर r3 का भाग देने पर r2 में हमारा शेषफल शून्य आ गया तो a और b का जो मौसर होगा वो r3 होगा जिससे शून्य आया है, ठीक है। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसको हम स्टेप्स में कैसे लिखते हैं? तो ऐसे करने के बाद क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। अब इसके द्वारा क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, बीच का यानी कि a बराबर हुआ साइड साइड के गुणनफल यानी कि b गुणे q1 प्लस शेषफल। शेषफल कितना आया, r1 आया। और यहाँ पर बताना पड़ता है, ठीक है, ऐसे बताना पड़ता है, कमा लगा के बोल सकते हैं शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। शेषफल अभी शून्य नहीं है इसलिए दूसरा स्टेप आएगा। और दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से अब दूसरे स्टेप के लिए देखेंगे। तो बीच का बराबर साइड साइड के गुणनफल प्लस शेषफल। तो बीच का क्या है, b बराबर हो जाएगा साइड साइड का गुणनफल r1 गुणे q2 प्लस शेषफल। शेषफल कितना है, r2। फिर यहाँ पर बताएंगे शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। अब भी शेषफल शून्य नहीं है तो हम तीसरे वाले पे लगाएंगे। तीसरा स्टेप है ये, यही हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। तो हमारा क्या है, तीसरा स्टेप यहाँ तक हमने कर लिया। अब तीसरे वाले में ये आ गया, तो बीच का बराबर साइड साइड का गुणनफल और प्लस शेषफल। तो बीच का r1 बराबर हो जाएगा साइड साइड का गुणनफल, तो r2 गुणे q3 प्लस शेषफल। यहाँ पर शेषफल कितना आया, r1 बराबर हो गया r2 गुणे q3 प्लस शेषफल हमारा कितना आया, r3। और यहाँ पर भी हमारा शेषफल शून्य नहीं आया, तो हम शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक शेषफल शून्य नहीं आता है तब तक हमारा नहीं होगा। अब चौथा स्टेप देखते हैं।
तो चौथे स्टेप में ये आ गया, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप ये है। तो इसमें लिखेंगे बीच का, यानी कि R2 बराबर हो जाएगा साइड साइड का गुणनफल, यानी कि R3 इंटू Q4 प्लस साइड साइड का गुणनफल हो गया प्लस शेषफल। शेषफल कितना आया? 0। R4 का मान कितना मान लिया? 0। तो यहाँ पर साइड में हम बताएंगे शेषफल बराबर 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 नहीं आया था, बराबर 0 पे नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 0 आ गया, तो यहाँ पर क्रिया समाप्त हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 प्राप्त शेषफल 0 लिख सकते हैं, चूंकि भाजक R3 पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ, इसलिए HCF हमको निकालना था किसका? A और B का। A कामा B बराबर हो जाएगा भाजक, जिसपे 0 आया वो भाजक क्या है? R3। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर इसको समझ लें तो हमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उस एग्जाम्पल को हम समझते हैं।